Hi, greetings to one and all. Welcome to Law Prep Judiciary channel. I am your mentor, friend and guide Harshvardhan Tripathi and I am back with छत्तीसगढ़ का next lecture. Well, previous lecture में हमने जो भी पहले पढ़ा हुआ है उसका एक छोटा बहुत recap था. I hope you are now thorough with the session. And अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने lecture को modern history के topics को आगे लेके जा रहे हैं. इसके बाद हमें थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़ देखना है, थोड़ा बहुत ट्राइबल कॉम्पोजिशन ऑफ छत्तीसगढ़ देखना है. There are a lot of dynamics from important, you can say, institutions, government agencies and institutions, and then the political structure of Chhattisgarh. A little bit of that thing has to be seen. But what is important in Chhattisgarh is the medieval history as well as the modern history and the interconnection between that. And that is the most vital area of Chhattisgarh and a very difficult part, right? तो छत्तीसगढ़ के उस अंश को, उस हिस्से को अब हम आगे ले जा रहे हैं इन लेक्चर सीरीज में. हमारे साथ जुड़े रहिएगा लॉ प्रेप जुडिशरी के चैनल में. जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि छत्तीसगढ़ का जीके मैं या तो छोड़ दूंगा बीच में और अगर कंप्लीट करूंगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, उसी वादे के साथ अपने इस सीरीज को हम लगातार अब आगे बढ़ाने वाले हैं. सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आए आप अपनी प्रिपरेशन को मत रोकिएगा. थोड़ा मन में डर है, मन में संशय है, प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी जाएगी या नहीं की जाएगी. देखिए, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि जो बेंच है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां पे बैठे जो मैक्सिमम जजेस हैं वो बार से निकल के आए हैं, यानी वो एलिवेट हुए हैं टू द पोजीशन ऑफ द जज. सो दे रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस, राइट? तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इट इज अप टू द हाई कोर्ट्स ऑफ दीज स्टेट्स टू वेदर एंश्योर, जो कि यही होने वाला है. सुप्रीम कोर्ट रेगुलेट नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट एक मैंडेटरी गाइडलाइन नहीं दे सकती. ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जब आएगा तब आएगा, एंड दैट टू वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे आएगा. बट सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट विल एटलीस्ट मेक श्योर कि भाई इन हाई कोर्ट्स पे छोड़ दिया जाए कि हाउ आर दे गोइंग टू फ्रेम द गाइडलाइंस फॉर द स्टेट जुडिशरी, नंबर वन. नंबर टू, सुप्रीम कोर्ट विल कहीं ना कहीं से दैट अगर कोई जज बनता है प्रैक्टिस करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद कोई जुडिशरी एग्जाम को देता है तो एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी के साथ देता है. जैसा कि इंटरव्यूज में बहुत बार देखा जाता है कि स्टूडेंट्स के पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का अंडरस्टैंडिंग और व्यू पॉइंट नहीं होता है. हाँ, इसमें एक कैच ये है कि 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी करना वुड बी टू मच फ्रॉम एन एस्पिरेंट टू कंसीडर, बिकॉज ग्रेजुएशन के बाद उसको एक बेसिक स्टाइपेंड, बेसिक हर्जा खर्चा लिटिगेशन में नहीं मिल सकता. और जिस तरीके से हमारा लीगल सिस्टम फ्रेम्ड है कि कोई भी आज आसानी से एलएलबी की डिग्री ले सकता है, जज बनने का ख्वाब देख सकता है, उस केस में बहुत मुश्किल हो जाती है एक बच्चे के लिए कि वो जस्ट ग्रेजुएट होने के बाद एक ऑफिस में एक अच्छी पोजीशन पा पाए या एक जगह भी पा पाए जहां पे एक सीनियर एडवोकेट उसको रख के काम सिखाए. पहली बात तो ड्राफ्टिंग सिखाए, दूसरी बात, तीसरी बात वकालतनामे पे उसका नाम लिखे और फाइनली उसको एक अवसर प्रदान करे. ऐसा नहीं होता है. इस तरीके का लीगल सिस्टम इतना फ्रेंडली, इतना ओपन नहीं है. ये तो जजेस हैं, हमारे हाई कोर्ट के, हमारे जिला कोर्ट के जजेस हैं जो यंग लिटिगेंट्स को फेवर करते हैं, अपीयर करने के लिए उनको थोड़ा सा लेवरेज देते हैं. कुछ गलतियां हो जाती हैं तो नजरअंदाज करते हैं, वरना सीनियर एडवोकेट्स, I have not encountered a senior advocate who actually comes forward and trains juniors और बोले कि हाँ कल को तू मेरी जगह ले ले, मेरे क्लाइंट ले. इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस तो कोर्ट का ऐसा है कि सीनियर एडवोकेट के एब्सेंस में उनकी ऑफिस में उनके क्लाइंट से केस के बारे में समझ लिया और टाइप करते करते हल गलती से उनकी चेयर पे बैठ गए. बिकॉज टाइप करने में यू नीड टू बी इन कंफर्ट. भाई स्क्रीनशॉट ले लिया कैमरे का और ग्रुप पे डाल दिया, बेइज्जती कर दी, मतलब 4-5 इंटर्न्स के सामने इंसल्ट कर दी कि हाउ डेयर यू दैट यू आर सिटिंग ऑन माय चेयर. एंड दीज सीनियर एडवोकेट्स, वेल दे थिंक दैट वो तख्त, वो गद्दी, वो जगह हमेशा उनकी ही रहेगी. अच्छी बात है, आपका ऑफिस है, आपका ऑरा है, आपकी ताकत है. एक सीनियर एक्सपेक्ट करेगा कि भाई तू मेरी चेयर में बिना पूछे मत बैठ. बट टू टारगेट एन इंडिविजुअल, पूरे इंटर्न्स के सामने एक ग्रुप पे ऐसा मैसेज डाल देना, उसी दिन छोड़ दिया था वो ऑफिस मैंने और मुड़ के देखा नहीं उस आदमी की तरफ, और ना जिंदगी में कभी देखूंगा. जिस आदमी को अपने काम पे भरोसा है उसको कुर्सी का मोह नहीं होगा, और जिसको कुर्सी का मोह है वो सबसे दुनिया में इनसिक्योर आदमी है. ये याद रखिएगा.
आप मत बनिएगा वो चीज। तो कमिंग बैक टू द व्यू पॉइंट अगेन कि छत्तीसगढ़ का जो आउटकम होने वाला है, वर्डिक्ट होने वाला है, वो लॉ करियर के लिए फेवर में होने वाला है। और अगर मान लो 1 साल की प्रैक्टिस कर भी दी, 1 साल की प्रैक्टिस अगर मान लो मैंडेटरी कर भी दी, तो इसमें कोई डर की बात नहीं है। 1 साल आप अपनी तैयारी करते रहिए, किसी एडवोकेट के साथ जुड़िए, जिला कोर्ट जाइए, नुआंसेस ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझिए और फिर पूरी तैयारी के साथ उतर जाइए, राइट। अब इसमें जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, दे माइट फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेक दैट प्लेस। और ये जो भी व्यू पॉइंट दे रहा हूं, ये मेरा अपना पर्सनल है, बिकॉज अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर प्रिपेयरिंग एंड आई कैन सी एट दिस जंक्चर 3 साल 2 साल एक ख्वाब पालने के बाद जुडिशरी जैसे एग्जाम को टारगेट करने के लिए पूरा 5 साल वही सोचते रहे कि जज की तैयारी करेंगे, 5 साल तैयारी करते रहे, 2 साल से अटेम्प्ट दे रहे हैं, कुछ लोग तो मेंस तक लिख के आ चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, एंड एट दिस जंक्चर दे आर एक्चुअली क्लूलेस। और बहुत बहुत हिम्मत चाहिए, दाद देता हूं मैं आप सबकी, बहुत हिम्मत चाहिए खुद को बांध के रखने के लिए, मन में विश्वास रखने के लिए कि सब कुछ मेरे अनुकूल होगा, मेरे हिसाब से होगा, कोऑपरेटिव होगा और मे भी आगे हमें स्कोप भी मिले। बहुत हिम्मत चाहिए यार। और आप बच्चे ये हिम्मत दिखा रहे हो, आप एस्पिरेंट से हिम्मत दिखा रहे हो, पहली बात तो सैल्यूट करता हूं मैं उस हिम्मत के लिए। लेकिन याद रखना भाई, जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है जिंदगी में? कमाल होता है। कुछ नहीं होगा तो भी तुम गिरोगे जमीन में, तो याद रखना अधिवक्ता तो तुम हो सकता है आज तुम्हारी जेब में 2 रुपए की कमाई नहीं है, कम पैसा है, लेकिन तुम काम करते रहो, तुम मेहनत करते रहो, निश्चित रूप से अगर तुम्हें तुम्हारा क्राफ्ट पता है, तुम्हें तुम्हारा काम पता है, तो रिकॉग्निशन आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन डेफिनेटली मिलेगा। और जब तक नहीं मिल जाए वो रिकॉग्निशन और वो सेफ्टी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तब तक अडिग रहना, तच अपना रास्ता मत बदलना। तो वो 4 कुछ पंक्तियां ऐसी याद आती हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। ये सुना होगा आपने, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। All the very best. I'm pretty much sure that you are not going to give up right now. Coming back to Chhattisgarh GK. Now here British administration system of Chhattisgarh we are discussing, and you know that Chhattisgarh became a part of British Empire with the merger of the Nagpur state in the British Empire. Now what was the merger? Central province. Central province. Although the merger was announced on 13th March 1854. But after this, 1st February 1855, Gopal Rao, who was the last Maratha Ziladar of Chhattisgarh, handed over the power to the first Deputy Commissioner, Charles C. Elliott. Now, from Superintendent, he became Deputy Commissioner, Charles C. Elliott. Deputy Assistant were appointed in Bilaspur and Raipur region. Okay, Deputy Assistants. And Bilaspur, it was Gopal Rao, again, who was the last Ziladar. And Deputy Assistant appointed in Raipur was Mobil-ul Hasan. On 2nd November 1861, Ziladari system was basically now formalized under Britishers कुछ areas में। 1862 में Chhattisgarh became part of Central Province whose headquarters were now in Raipur, and that is how Raipur came out to be the political capital of Chhattisgarh. Now there are certain years and there are certain facts that you need to remember here from this. तो वो भी देख लेते हैं भाई, ये याद करना पड़ेगा दोस्त, ये याद करना पड़ेगा। तहसीलदारी सिस्टम कमेंस कब हुआ? तहसीलदारी सिस्टम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल लेने के बाद तहसील बनाई गई। आपको पता है ना, तहसील परगना सिस्टम का बाप था 1854। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ नागपुरी रुपया और मराठा पीरियड एंड स्टार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कॉइन्स 1855, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। अपॉइंटमेंट ऑफ स्मिथ एज द पोस्ट मास्टर इन रायपुर 1857, 1857 की क्रांति हो रही थी और स्मिथ जो है पोस्ट मास्टर बन के आए। पुलिस मैनुअल 1858, ठीक है। जिलेदारी सिस्टम 1861, कमिश्नरी सिस्टम 1862, न्यू रिफॉर्म्स इन पुलिस सिस्टम 1862 एंड एनफोर्समेंट ऑफ ट्राइबल क्रिमिनल एक्ट 1871।
This is very, very important. I don't know, I have a gut feeling that this is a very important question because it is related to tribal community. All that you need to remember the years. Okay, let's move ahead. बड़ी बुरी किस्मत होगी आपकी अगर इस तरह का ईयर पूछ देगा तो। अब जमींदारी सिस्टम के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, कि जमींदारी सिस्टम लेके कौन आया था। देखो हमने जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे जमींदारी सिस्टम था, रियोतवारी सिस्टम था, महलवारी सिस्टम था, मनसबदारी सिस्टम मुगलों के टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे तुम क्या पढ़ रहे हो, तहुददारी सिस्टम, जिलेदारी सिस्टम और कमिश्नरेट। आपने पढ़ा ना, तहुददारी सिस्टम, जिलेदारी सिस्टम और कमिश्नरेट। उसके बाद तहसील भी आ गई, उसके बाद तहसील भी आ गई। तो इतने सारे सिस्टम्स पढ़ने हैं। इसमें जमींदारी सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो वॉज फॉर्मली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था। कौन लेके आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1793। तो जमींदारी सिस्टम था मुगलों के टाइम से, उसको लॉ में कंसोलिडेट किया 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टैक्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जमींदार्स वर हेरिडिटरी लैंड ओनर्स, यानी जिसकी जमीन उसके बेटे को ट्रांसफर होगी जमींदारी। रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू फ्रॉम किसान एंड रेमिटिंग अ फिक्स्ड अमाउंट टू द कॉलोनियल गवर्नमेंट। इन टर्न जमींदार्स रिटेन्ड अ पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू and were granted ownership of rights over the land. However, the concept of zamindars predates British rule. Mughal era के दौरान zamindars were influential local chieftains or landlords who collected taxes on behalf of the empire. They had significant power, काफी ताकत रहती थी, काफी autonomy रहती थी, but were not recognized as landowners in the proprietary sense. क्योंकि जमींदारी मुगलों के टाइम पे ट्रांसफरेबल थी, लेके आपसे दूसरे को दे सकते थे अगर आप मुगलों के लिए लॉयल हैं। जैसे कहते हैं ना, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो क्लाइंट और पेट्रन वाला था। क्लाइंट पेट्रन था, मतलब कि जब तक तुम एम्परर के लिए, बादशाह के लिए तुम वफादार हो, तब तक तुम्हारी जो हुकूमत है वो सलामत है, वो जगह तुम्हारा, उस जगह के तुम मालिक कंसीडर किए जाओगे। तुमने अगर बादशाह से मुंह फेरा तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन आप जब ब्रिटिशर्स का जमींदारी सिस्टम देखते हैं, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 में, तो आपको यह दिखाई देता है कि जमींदारी वाज हेरिडिटरी। मूविंग फॉरवर्ड यहां पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन छत्तीसगढ़ में, ये इंपॉर्टेंट, अगेन वापस से यही फैक्ट्स देखिए आ रहे हैं कि रेवेन्यू सिस्टम, 3 रेवेन्यू सिस्टम्स थे 1855 और 1857 में चार्ल्स एलियट के द्वारा। छत्तीसगढ़ का डिवीजन आपको पता है खालसा रीजन और जमींदारी रीजन में था, ये तो मराठास के दौरान भी था। अब तीसरा एक नया रीजन जोड़ा गया था, तहुददारी रीजन। तहुददारी रीजन देखिए, छत्तीसगढ़ में बैरन लैंड, यानी जहां पे मिट्टी ऐसी है कि कुछ उगाया नहीं जा सकता, उपजाऊ मिट्टी नहीं है, वो काफी ज्यादा मौजूद थे। तो तहुददारी सिस्टम में उन एरियाज को क्या करना था, कल्टीवेट करना था। तो किसानों को बड़ा मनोबल बढ़ाना पड़ता था कि वो उस एरिया को भी कल्टीवेशन में लेके आए ताकि रेवेन्यू आ सके। तो लॉर्मी, तरेंगा, सिरपुर, लवान, सिहावा, खलारी एंड संजरी, दीज वर द एरियाज। इनके अंदर टैक्सेस का डिवीजन 1856 में किया गया। 1854 में ब्रिटिशर्स ने कुछ जगहों पे तिलासा सेटलमेंट भी अडॉप्ट किया। ये एक ऐसा लैंड रेवेन्यू का सेटलमेंट था जिसको बिलासपुर में 1868 में चिस्मा ने अडॉप्ट किया और 1880 में आई एस बेरी ने। अब ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल्स वर मेड फॉर लैंड रेवेन्यू मैटर्स व्हिच वर कॉल्ड एज दस्तूर उल अमल। ये याद रखिएगा, दस्तूर उल अमल क्या है? लैंड रेवेन्यू सिस्टम का जो फॉर्मेट डिसाइड किया गया है ना, उसका नाम है रूल्स। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसमें कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, कोई कोहेरेंस नहीं है, हम रिलेट नहीं कर पा रहे। वेल, ये फैक्ट सिर्फ और सिर्फ आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्सेप्चुअली समझने का ना तो हमारे पास टाइम है, ना ही हमें उस पर्टिकुलर थियरी और एनालिसिस में जाना है। जहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम आपको अभी बताएंगे, आप देखेंगे। नया पोस्ट सिस्टम 1 जनवरी 1863 को इंट्रोड्यूस किया गया। 1925 में डेप्यूटी कमिश्नर्स लुक्ड इनटू both civil and criminal cases, whereas assistant commissioners used to assist him. 1925 में कमिश्नरी सिस्टम आप देख रहे हैं। The justice was therefore administered by deputy commissioners who had powers like life imprisonment and death penalty. And this is again history पढ़ेंगे आप, तो आप हिस्ट्री में लड़ाई देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करने की लड़ाई थी। 1857 के पहले एग्जीक्यूटिव यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो आई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1857 में, आपको दिखाई देगा कि एक व्यक्ति था, राइट, एक व्यक्ति था जो कि बहुत पावरफुल था और उसको हम गवर्नर जनरल बोलते थे। फिर गवर्नर जनरल के अंदर काफी सारे कमिश्नर्स जब आने लग गए,
कमिश्नर्स आने लग गए गवर्नर्स के अंदर, तो उनके पास जुडिशियल पावर्स भी थी, और वही आप देख रहे हैं 1925 के टाइम पे, राइट। द अथॉरिटी ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस एट लोअर लेवल वाज एडमिनिस्टर्ड बाय तहसीलदार। तो क्रिमिनल जस्टिस जिला जिला लेवल पे तहसीलदार देखता था, हु कुड ट्राई पेटी क्रिमिनल केसेस लाइक दैट ऑफ थेफ्ट, चीटिंग, ब्राइबरी, सस्पिशियस डेथ। ही कुड आल्सो हियर सिविल केस अप टू ₹100, राइट। तो कमिश्नरी सिस्टम ये था, जो रूल्स थे लैंड रेवेन्यू मैटर्स उनको दस्तूर अल आलम कहा जाता था। 1854 ने ब्रिटिशर्स ने तिलासा सेटलमेंट भी स्टार्ट किया था। सेटलमेंट था लैंड रेवेन्यू का, जिसको बिलासपुर में अडॉप्ट किया गया था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट फेज, जहां पे आप जिलेदारी सिस्टम के बारे में देखेंगे की फीचर्स। अब जिलेदारी सिस्टम था क्या? छत्तीसगढ़ का जो जिलेदारी सिस्टम था एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क था, जिसको मराठा रूल के दौरान इंप्लीमेंट किया गया भोसले डायनेस्टी ऑफ नागपुर में 18th एंड 19th सेंचुरी में। ये सिस्टम डिजाइन किया गया था बेसिकली लैंड से रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करने के लिए और लोकल गवर्नेंस करने के लिए। इसका मेन फीचर क्या है कि जो रीजन है उसको कई सारे जिला यानी डिस्ट्रिक्ट में तोड़ा जाएगा, और हर जिला का प्रमुख होगा एक जिलेदार। ये ऑफिसर्स का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, टैक्स कलेक्ट करो और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को ओवरसी करो अपने अपने जिले में। जो जिलेदार हैं वो इंटरमीडियरीज यानी मराठा रूलर्स और लोकल पॉपुलेशन के बीच में एक तरीके से बिचौलिए का काम करते थे। टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, फार्मर से टैक्स कलेक्ट करते थे, और बेसिकली कोशिश करते थे कि सेंट्रल अथॉरिटी को समय समय पे क्या मिल सके? टैक्स मिल सके। तो जिलेदारी सिस्टम इज बेसिकली रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद ऑटोनॉमी और अथॉरिटी और ट्रांजिशन की बात करते हैं, तो जिलेदार्स दे वर अकाउंटेबल टू द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। इनकी अच्छी खासी ऑटोनॉमी थी, मतलब स्वतंत्रता थी अपनी जगह पे अपने जिलों में, राइट। ये लोकल डिस्प्यूट्स को सेटल करा देते थे, दोस्ती यारी करा देते थे, मामले का निस्तारण करा देते थे, और पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते थे जो कि रीजनल जरूरतों के हिसाब से होती थी। जब जिलेदारी सिस्टम ब्रिटिशर्स एनेक्सेशन जब नागपुर किंगडम का हुआ उस टाइम पे परसिस्ट कर रहा था। 1 फरवरी 1855 को लास्ट मराठा जिलेदार handed over the administration of Chhattisgarh to Deputy Commissioner Charles C. Elliot, marking the end of Maratha rule and beginning of British administration in the region। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में लास्ट लेक्चर के जिलेदारी सिस्टम खत्म हुआ, राइट। गोपाल राव वाज द लास्ट जिलेदार, आपने देखा होगा। फिर इनको बिलासपुर का डेप्यूटी कमिश्नर भी बना दिया गया था। दैट इज व्हाट आल्सो यू हैव सीन। The Ziladari system played a significant role in shaping the administrative and revenue structures of Chhattisgarh during the Maratha period. Its influence persisted even after transition to British rule, laying the groundwork for subsequent administrative reforms in the region। यानी आगे आने वाले ब्रिटिश हुकूमत के दौरान छत्तीसगढ़ में जो भी रेवेन्यू सिस्टम्स आए हैं, ठीक है, वो सब किसकी छाया थी? उस पे जिलेदारी सिस्टम की। तो जिलेदारी सिस्टम इज वन ऑफ द सिस्टम्स विच इज वेरी वेरी कॉमन टू छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन दे दिया जाए, महलवारी सिस्टम, रोहितवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, जिलेदारी सिस्टम। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कौन सा सिस्टम है जो बड़ा कॉमन है? तो आप बोलेंगे जिलेदारी सिस्टम, ठीक है। अब इसके बाद तिलासा सेटलमेंट सिस्टम, जैसा कि आपको बताया तिलासा क्या था, तो तिलासा सेटलमेंट भी एक तरीके से लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था, जिसको ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंप्लीमेंट किया गया था सेंट्रल इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, राइट। छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम पार्ट्स में था। ये स्पेसिफिक डिटेल्स जो हैं बहुत कम मिलती है हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में, इसलिए तिलासा सिस्टम के बारे में ज्यादा पता नहीं है। लेकिन ये माना जाता है कि एक लोकल रेवेन्यू सेटलमेंट प्रैक्टिस थी, जिसको ब्रिटिश ने टैक्स कलेक्शन और लैंड मैनेजमेंट के लिए करी थी। तो तिलासा सेटलमेंट सिस्टम इज नॉट वेरी वेरी कॉमन, उतना व्यापक नहीं था, लेकिन कुछ जगह पे अपने को देखने को फिर भी मिलता है। तिलासा सेटलमेंट सिस्टम के क्या की फीचर्स थे? तो इसमें लैंड को जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे किया जाता था। सॉइल का क्लासिफिकेशन था, बड़ा एंशिएंट सिस्टम है लेकिन देखिए कितना एडवांस है कि उपजाऊ मिट्टी के हिसाब से उपज कितनी होगी उस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता था। इसके बाद एक टैक्सेशन होता था जो कि एग्रीकल्चर पोटेंशियल ऑफ द लैंड पे डिपेंडेंट था, यानी टैक्स असेसमेंट जो हो रहा है वो लैंड कैपेसिटी पे है। लैंड कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सॉइल पे। और आपको हमने मिट्टी के तरीके तो बताए ही हैं जब हम छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी डिस्कस किए हैं, तो उन लेक्चर्स को भी देखिएगा जाके। सेटलमेंट पीरियड की बात करें तो सिमिलर टू अदर सेटलमेंट सिस्टम्स ऑफ द टाइम, द तिलासा सेटलमेंट सिस्टम लाइकली हैड अ फिक्स्ड टर्म। क्या था? एक फिक्स्ड टर्म था, ड्यूरिंग विच असेस्ड रेवेन्यू रेट्स रिमेन्ड इन इफेक्ट। दिस प्रोवाइडेड डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी फॉर बोथ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कल्टिवेटर्स। तो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड था जिसमें टैक्स पे करना था। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट, कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड और ये सब देख लेते हैं।
तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जिनको सेटलमेंट ऑफिसर्स कहा जाता था, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सर्वेस एंड इंप्लीमेंटिंग द सेटलमेंट। इनकी ड्यूटी क्या थी? मैप करो भाई, ओनरशिप डिटेल रिकॉर्ड करो और टैक्स ऑब्लिगेशन कितना लगेगा वो बताओ। इस सिस्टम की वजह से रेवेन्यू कलेक्शन रैशनलाइज तो हुआ, लेकिन किसानों पे बड़ा बर्डन हो गया, क्योंकि फिक्स रेवेन्यू डिमांड्स थी। ठीक है, फिक्स जमीन उपजाऊ है, अब डजंट मैटर बरसात हुई कि नहीं हुई, मिट्टी में पानी आया कि नहीं आया, फसल हुई कि नहीं हुई, फिक्स रेवेन्यू है जो देना पड़ेगा। इसी तरीके से एग्रीकल्चर आउटपुट फ्लक्चुएट होते थे, फिक्स रेवेन्यू वो दे नहीं पाते थे, वेदर कंडीशंस, फाइनेंशियल स्ट्रेन कल्टीवेटर्स पे होता था, और फिर क्या, तिलासा से सेटलमेंट सिस्टम बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया। ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इंडिया में इंट्रोड्यूस करें, जैसे मैं आपको बताते आया हूं, जमींदारी, रोहितवारी, महलवारी, जो उस रीजनल कंडीशन के हिसाब से और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से लगाया गया है। अब इसीलिए इकोनॉमिक ड्रेन थियरी कहते हैं ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि ब्रिटिशर्स एक तरीके से अलग अलग रीजन में टैक्स असेसमेंट अलग अलग कर रहे थे। भाई जीएसटी क्या है? एक देश में एक जैसा टैक्स, हर स्टेट में अलग अलग टैक्सेशन होगा, ये सिस्टम जीएसटी हटा देता, राइट? ब्रिटिशर्स के टाइम पे अलग अलग रीजन के हिसाब से टैक्सेशन अलग अलग था, तो वन नेशन वन टैक्स, इजंट इट? उस टाइम पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वन नेशन का तो था भी नहीं। तो तिलासा सेटलमेंट सिस्टम रिप्रेजेंटेड वन ऑफ द लोकलाइज्ड एडेप्टेशंस विद इन दिस ब्रॉडर फ्रेमवर्क। कॉलोनियल गवर्नमेंट के एफर्ट थे मैक्सिमाइज रेवेन्यू while maintaining control over rural areas. Understanding the Tilasa system provides insight into the complexities of colonial land management practices and their long-term effects on agrarian communities. Moving to the next part. परगना जो छत्तीसगढ़ में है, अब परगना क्या है? तो परगना refers to basically administrative units that was present during Mughal and British periods, and Paragna continued during Marathas as well. Paragnas were clusters of villages grouped for administrative and revenue purposes. हर परगना को एक ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल देखता था जो टैक्स कलेक्ट करता है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। हर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम परगना सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाय तहसील सिस्टम which is currently in use, and again you have known this. While the Paragna system is no longer operational, its historical influence is evident in current administrative divisions and land revenue practices still in छत्तीसगढ़। तो परगना सिस्टम किससे रिलेटेड, तिलासा सिस्टम किससे रिलेटेड, तहसीलदारी सिस्टम किससे रिलेटेड, ये सब आप देखेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो ब्रिटिश का टाइम पीरियड है, यू कैन नॉट सेपरेट इट पर्टिकुलरली फ्रॉम मध्य प्रदेश, बिकॉज उस समय मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ वर नॉट सेपरेट, दे वर अ पार्ट ऑफ वन geographical region of India. Also you cannot separate it from महाराष्ट्र, क्योंकि जो महाराष्ट्र में हो रहा था वो सदर्न छत्तीसगढ़ को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था, राइट? तो छत्तीसगढ़, दो आज के टाइम पे छत्तीसगढ़ स्टेट का रेलेवेंस नहीं है, ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म के कंसर्न्स, बट आई बिलीव दैट छत्तीसगढ़ डिजर्व्स मच बेटर। छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री इज सो रिच, द कल्चर इज सो गुड ऑफ छत्तीसगढ़, in fact Madhya Pradesh should adopt culture from Chhattisgarh, and instead vice versa is happening. So Chhattisgarh is a very good state. I think it deserves better place in history, understanding of history. Well, I believe as judges, future judges in this particular state, you are going to do justice to that state. नायब तहसीलदारी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो तहसीलदार कौन था? रेवेन्यू ऑफिसर था छत्तीसगढ़ में, फंक्शनिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ तहसीलदार विद इन अ तहसील। देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी? रेवेन्यू कलेक्ट करो, लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, एडमिनिस्ट्रेशन देखो, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखो तहसील ऑफिस का, थोड़े बहुत जुडिशियल फंक्शंस भी थे, जैसे लैंड डिस्प्यूट्स और रेवेन्यू केसेस को सेटल करो। इन रिकॉग्निशन फॉर द सिग्निफिकेंट रोल, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ग्रांटेड गेजेटेड ऑफिसर स्टेटस टू नायब तहसीलदार इन 2023, एक्नॉलेजिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। यानी नायब तहसीलदार की जो पोजीशन है छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी स्टेट पीसीएस के अंदर आने लग गई है, राइट? अब देखते हैं यहाँ पे फर्दर इनिशिएशन ऑफ तहसीलदारी सिस्टम। तो हेड ऑफ तहसीलदार 1854 में, हेड ऑफ तहसील को तहसीलदार कहते थे। 1854 में 3 तहसील थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, रायपुर, धमतारी और रतनपुर। 1857 में 3 साल बाद धामदा और नवागढ़ 2 नई तहसील जोड़ी गई। लोवेस्ट लेवल तहसील में परगना था और एक नई तहसील और बाद में जोड़ी गई, दुर्ग। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दुर्ग भी हमने हिस्ट्री में देखा है, प्रीवियस लेक्चर्स में वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने वाले हैं, रटने वाले हैं, और हम इनको डिस्कस करेंगे और इस सेशन को आज खत्म करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम आपको और सारे फैक्ट्स बताने वाले हैं। जैसे पहली रेल गेज लाइन जो है 1992 में इंट्रोड्यूस करी गई, राजनांदगांव टू रायपुर। पहली रेलवे लाइन
राजनंदगांव से रायपुर की तरफ, ठीक है, नागपुर की तरफ, नॉट रायपुर, नागपुर, राजनंदगांव टू नागपुर। फर्स्ट पोस्ट मास्टर 1858 में लेफ्टिनेंट स्मिथ, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट कैप्टन एडमंड, पहला ब्रिटिश रेसिडेंट, पहला सुपरिंटेंडेंट, ठीक है, पहला कमिश्नर, ये सब आपको याद रखना है। पहला जिलेदार कृष्णराव आपा, लास्ट जिलेदार गोपाल राव। इंडिपेंडेंट एजुकेशन सिस्टम छत्तीसगढ़ में 1910 में आया। हाईएस्ट अकाउंटिंग ऑफिसर मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन हुआ करता था? फडणवीस। फडणवीस वर बेसिकली अकाउंटिंग ऑफिसर। इट्स अ मेजर कास्ट राइट नाउ प्रेजेंट इन महाराष्ट्र। अच्छा, एक चीज और देखने वाली है यहाँ पे कि फडणवीस एक पॉलिटिकल पोजीशन थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन थी। आज फडणवीस एक जाति बन गई है ना। 300 350 400 साल के बाद एक पॉलिटिकल पोजीशन उस टाइम पे जो होती थी वो जातियां बन गई। जैसे चौधरी, चौधरी कोई जाति नहीं है, मतलब आज एक कास्ट की तरह देखते हैं। तो जैसे राजस्थान में आपको दिखाई देगा कि मोस्ट ऑफ द चौधरीज रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स एज जाट्स, राइट। तो चौधरी वाज अ पॉलिटिकल पोजीशन। अब ये कास्ट की का रूप ले लेते हैं और फिर अभी देखेंगे आप भारत देश में कास्ट सेंसस भी चल रहा है। तो कास्ट एक ऐसा फीचर है इंडिया का कि वो आगे भी इवॉल्व होता रहेगा, नई नई जातियां जुड़ती रहेंगी, कभी किसी रीजन की वजह से, कभी अपने एथनिसिटी की वजह से, कभी पॉलिटिकल पोजीशंस की वजह से, कभी अपने कार्य की वजह से। तो ये जैसे कुम्हार, तो कुम्हार कुमार एक जाति बन गई। आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िएगा तो कुम्हार्स बिकेम कुमार्स। पॉटरी बनाने वाले, वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग कुम्हार थे, वो आज कुमार बन गए। अच्छा, वर्ण सिस्टम में क्योंकि इनको नीचे वाली कैटेगरी में रखा जाता था तो अब कुमारों को शूद्र माना जाने लगा। तो ये अगेन ये सोसाइटी का स्टडी है, हम नहीं कर रहे, लेकिन इसीलिए मेरा जातिवादी पे बहुत ज्यादा विश्वास और बहुत ज्यादा मानना है नहीं। जाति एक, ये तो गुटबाजी वाली बात है भाई कि मेरी जाति के लोग हैं, मैं राजपूत, हाँ तो बाकी नहीं है क्या? तुम राजपूत हो तो बाकी नहीं है राजपूत? अपनी अपनी जगह पे हर कोई जो गार्ड कर रहा है, जो खुद को प्रोटेक्शन दे रहा है, जो अपने घर की लड़ाई लड़ रहा है, हर कोई राजपूत है। जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, जो आज पढ़ाई के दम पे अपना भविष्य बनाना चाहता है, सरकारी नौकरी पाना चाहता है, अच्छे अनुसंधान में काम करना चाहता है, देश के लिए काम करना चाहता है, वो ब्राह्मण है। जो व्यक्ति रोज काम पे निकल रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है, पैसे कमा रहा है ना, तो वो शूद्र है। तो हम भाई, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं काम कर रहा हूं तो मैं शूद्र हूं। अच्छा, मैं किसी कंपनी की सेवा ही कर रहा हूं भाई, मैं अपने लिए थोड़ी काम कर रहा हूं, एलपीटी के लिए काम कर रहा हूं, तो एलपीटी की नजरों में तो मैं शूद्र हुआ, एलपीटी की नजरों में मैं ब्राह्मण थोड़ी हुआ, एलपीटी का तो मैं शूद्र हूं, ठीक है। और उसमें भी आप देखिए कि अगर आप बिजनेस फैमिली में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, लेकिन आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप क्या हुए? वैश्य हुए, ट्रेडर हुए। तो वर्ण सिस्टम और जाति सिस्टम को मिक्स मत करिए, दोनों अलग अलग हैं। वर्ण सिस्टम अपग्रेड डाउनग्रेड किए जा सकते थे, जाति सिस्टम को फॉर्मलाइज कर दिया गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही बनेगा। अगेन ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये देश की हिस्ट्री है। इसीलिए जातिवादी के चक्कर में बहुत ज्यादा मूछे मत ताना करिए, बाहें मत दिखाया करिए और लड़ाई झगड़ा मत किया करिए। ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिस्टम है जो बनाया गया है आपके कुल को, आपके समाज को एक करने के लिए। पर आपके समाज को जब दूसरे समाज से लड़वाने लग जाओ तो वो सिस्टम सारे बेकार है भारत में, ठीक है। इंडिपेंडेंट एजुकेशन सिस्टम 1910 में आया था। नमस्ते सर। इंडिपेंडेंट एजुकेशन सिस्टम 1910 में आया था। नेशनल स्कूल इन रायपुर ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वामन राव लाखे। नेशनल स्कूल इन रायपुर ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान एक स्कूल आया, वामन राव लाखे। विद्या मंदिर योजना 1937, विद्या मंदिर योजना कौन आई? 1937 में बाय रविशंकर शुक्ला, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। एट दैट टाइम छत्तीसगढ़ में जब 1937 में पहले चुनाव हुए थे, राइट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के चुनाव हुए थे, तो उस टाइम पे रविशंकर शुक्ला, he is a very well known freedom fighter from that particular region, and विद्या मंदिर योजना उन्होंने स्टार्ट करी थी। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी जे योगानंदन, एडवोकेट एट महासमुंड, ठीक है, ये याद रखिएगा, महासमुंड, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी।
Jagirdari and zamindari both were practiced in this region. Zamindars were considered as secondary. Jagirdari or zamindari both were practiced in this region and zamindars were considered as secondary. अब क्या फैक्ट्स आपसे क्वेश्चन के लिए पूछे जाएंगे? व्हाट आर द फैक्ट्स इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन इन दिस? सो लेट मी पॉइंट दिस आउट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. This is an important fact. This fact is important. This fact is important, right? Followed by this, national school. This fact is important. Vidya Mandir Yojana. This fact is important. And first principal of Chhattisgarh University, J Yogananda. This fact is important. तो जो भी मैंने डबल टिक मारे हैं, ठीक है, वो जैसे आप जो भी डबल टिक फैक्ट मारे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 right 7 facts are basically important for this. And next session mein there is more to come. There are more to comes where we are going to study about, as you can see, the freedom movements. बहुत प्यार से मन लगा के ये स्लाइड्स आपके लिए बनाई हैं जिसको हमें रीड करना है. अब हम फ्रीडम मूवमेंट्स की तरफ, यानी अब हम उन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जहां पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी ताकत और उसकी औकात याद दिलाई गई और मार्टियर्स आए जिन्होंने अनसीट करने की कोशिश करी. और इनका मुद्दा बिल्कुल ये नहीं था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को हटाओ छत्तीसगढ़ से. ऑल दैट दे वर फाइटिंग फॉर वाज दैट इनके लोगों के पास खाना रहे, काम करने को जगह रहे, एक रिस्पेक्ट रहे सोसाइटी में, और ब्रिटिश कुछ भी ऐसा ना करे तो इनके रीति रिवाज और इनके कस्टम्स के खिलाफ हो. इस विषय पे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दीज एरियाज इन द नेक्स्ट लेक्चर. ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा. अगर मेरी किसी बात से, किसी व्यू पॉइंट से, किसी ओपिनियन से अगर आप आहत हैं, अगर आप हर्ट हैं, तो मैं माफी चाहता हूं. मेरा ये मंशा नहीं थी, मेरा ये इरादा नहीं था, मेरा ये इंटेंशन नहीं था. लेकिन बस एक कहते ना, इन्हीं सेशंस के दौरान मुझे मौका मिलता है कि मैं आपसे अपने विचार आपके समक्ष रख सकूं. यू आर फ्री टू जज, you are free to decide whether they are right or whether they are wrong, and this is what concept of dissent in a democracy means. Well, all the very best, and I'll see you guys in the next session very soon.